आज हम जैव भूगोल में पादप की वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया एवं पादप अनुकूलन, प्लांट रिस्पॉन्स टू देयर एनवायरनमेंट एंड प्लांट एडेप्टेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक जीव, चाहे वह वनस्पति है या जंतु, स्वयं को अपने चारों ओर के वातावरण के अनुरूप ढालने की क्षमता रखता है और किसी आवासीय क्षेत्र का पर्यावरण वहाँ पर पाए जाने वाले जीवों को प्रभावित करता है, लेकिन वहाँ पाए जाने वाला जीव भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। किसी भी स्थान के पर्यावरण में परिवर्तन आता है तो वहाँ की वनस्पति उन परिवर्तनों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। समय के साथ स्थान विशेष के पेड़ पौधे जो पर्यावरण परिवर्तन को सहन नहीं कर पाते वो नष्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे उस स्थान विशेष के प्रत्येक पादप के विभिन्न अंग उसके वातावरण के अनुरूप परिवर्तित हो जाते हैं। ये परिवर्तन पादप की रचना एवं कार्य की दोनों से ही संबंधित होते हैं और इन्हीं परिवर्तनों के कारण प्लांट अपने आप को विशेष वातावरण में जीवित रहने योग्य बना लेते हैं और स्वयं को नष्ट होने से बचाते हैं। प्लांट की इस क्षमता को प्लांट एडेप्टेशन, पादप अनुकूलन कहते हैं। पेड़ पौधों में ये अनुकूलन के लक्षण वातावरण के कारण उत्पन्न होते हैं तथा ये आनुवंशिक गुणों पर निर्भर होते हैं। जैसे शुष्क आवास में उगने वाले नागफनी में पाए जाने वाले कांटे पैतृक गुणों के कारण हैं। नागफनी को शुष्क आवास से हटाकर अगर किसी ऐसे स्थान पे लगाया जाए या उद्यान में भी लगा दिया जाए तो उसमें कांटे हैं वो समाप्त नहीं होंगे। पर्यावरण में परिवर्तन हो जाने से पौधे के आकार व कार्य कुछ मामूली परिवर्तन आ सकता है। सभी पारिस्थितिक कारकों में से प्लांट के लिए जल एक अनिवार्य पोषक है तथा जीव द्रव्य का मुख्य अंश है। इसके साथ ही साथ जल एक ऐसा विलायक है, सॉल्वेंट है, जिसमें समस्त प्रकार के खनिज एवं लवण घुलकर पौधों को उपलब्ध होते हैं। प्रकृति में जो जल है वो वर्षा के रूप में, वायुमंडलीय आर्द्रता के रूप में, मृदा जल के रूप में, बर्फ के रूप में उपस्थित रहता है। ई वार्मिंग ने 1875 में वातावरण में जल की उपलब्धता व आवश्यकता अनुसार निम्न जो अपन अध्ययन करेंगे 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। पहला है जलोद्भिद, दूसरा है समोद्भिद, फिर है मरुद्भिद और लवणोद्भिद। हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स। जल की अधिकता वाले स्थानों पे पाए जाने वाले प्लांट को जलोद्भिद कहते हैं। पौधों को प्रभावित करने वाले जलीय पर्यावरण के कारक तापक्रम, प्रकाश, जल की परासरण सांद्रता, जल का विषाक्तपन, टॉक्सिसिटी और लवणता, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तापक्रम में जलोद्भिद पौधे जो हैं उनको
कम से कम तापक्रम का बदलाव सहन करना पड़ता है, क्योंकि जल ऊष्मा का कुचालक है। जल को गर्म और ठंडा होने में अधिक समय लगता है। इसी कारण जलोद्भिद पादपों के तापक्रम का अल्प प्रभाव होता है, परंतु जलीय तापक्रम पौधों की उपापचयी क्रिया हेतु महत्वपूर्ण है। दूसरा है लाइट। जल में गहराई के साथ प्रकाश तीव्रता कम होती जाती है। जल घुलित कार्बनिक पदार्थों व प्रदूषित अवशिष्ट पदार्थों के कारण पीला या भूरे रंग का हो जाता है। जल में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के बिखरे हुए कणों की सांद्रता के कारण भी प्रकाश तीव्रता में जल की गहराई के अनुसार अंतर आने लगता है। और पादप और प्राणी की सांद्रता के कारण प्लावक की सांद्रता के कारण भी प्रकाश तीव्रता प्रभावित होती है। फिर आता है जल की परासरण सांद्रता। जलीय माध्यम में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ, अमीनो एसिड्स, कार्बनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, शर्करा, विटामिन्स आदि घुलित अवस्था में रहते हैं और ये पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली से कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ परोक्ष रूप से इन पौधों की वृद्धि व उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अनेक प्रकार के घुलनशील प्रदूषक जैसे भारी धातुएं, अम्ल है, क्षार है, लवण है, सोडा है, फिनाइल है, उद्योगों के अपशिष्ट उत्पाद हैं, ये सभी क्या होता है, जल को विषाक्त बना देते हैं और इन सभी से जल की परासरण सांद्रता बढ़ जाने से जलोद्भिद पर कुप्रभाव पड़ता है। जल का विषाक्तपन जो है वो अभी जो अपन ने घुलनशील प्रदूषक की बात की थी वो उस जल को विषाक्त बना देते हैं। कौन से घुलनशील प्रदूषक? जैसे भारी धातुएं, अम्ल, क्षार, लवण, सोडा, फिनाइल, डीडीटी, उद्योगों के अपशिष्ट उत्पाद, वाहित मल आदि। और इनके कारण क्या होता है, पौधे प्राय नष्ट हो जाते हैं। फिर आता है लवणता। जल की लवणता के फलस्वरूप जल की हाइड्रोजन आयन सांद्रता बदल जाती है। लवण व अधिक परासरण दाब के कारण जलोद्भिद में भी स्वाभाविक परिवर्तन आ जाता है। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वायुमंडल की तुलना में जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तथा जल में ऑक्सीजन के विसरण की दर वायु में विसरण की दर की तुलना में बहुत ही कम होती है। इन दोनों प्रकार की गैसों का जलोद्भिद की उपापचय क्रिया पर प्रभाव पड़ता है और इन पादपों में जो या प्लांट्स में जो अनुकूलन पाए जाते हैं उनमें पहला है आकारिकीय अनुकूलन। आकारिकीय अनुकूलन में जड़ यानी रूट, स्टेम, लीफ, परागकण, फल और बीज और रिप्रोडक्शन आदि की अपन बात करेंगे। तो पहला है रूट। रूट का मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना होता है, क्योंकि इन पौधों के चारों तरफ का माध्यम ही जल होता है। इस कारण से इन पौधों में रूट सिस्टम का या तो बिल्कुल अभाव होता है, जैसे वोल्फिया, यूट्रिकुलेरिया, सिरेटोफाइलम, या जड़ें अविकसित होती हैं। इन अविकसित तथा अशाखित जड़ों पर मूल रोम तथा रूट कैप का अभाव रहता है, जैसे लेमना, एजोला, पिस्टिया।
इन पौधों में सामान्य सतह से जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। कुछ पौधों जैसे जलकुंभी, सिंघाड़ा, पिस्टिया में मूल छेद के स्थान पर एक अन्य रचना रूट पॉकेट होती है। ये रूट पॉकेट रूट के अग्रभाग की रक्षा करती है तथा स्वतंत्र तैरने वाले पौधों में जड़ें और मूल पॉकेट्स पौधों को सही संतुलित स्थिति में बनाए रखने में सहायक होती हैं। फिर है जूसिया रेपेंस में पौधों में दो प्रकार की जड़ें विकसित होती हैं। इनमें से कुछ सामान्य अपस्थानिक प्रकार की जड़ें और दूसरी स्पंजल रचना वाली जड़ें जो पानी की सतह पर प्लावित रहती हैं। इनका मुख्य कार्य श्वसन हेतु गैस का आदान प्रदान करना होता है। इसी कारण इन्हें रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं। सिंघाड़े की जड़ें प्रकाश संश्लेषण करने के लिए हरे रंग की हो जाती हैं। इस प्रकार की जड़ों को एसिमिलेटरी रूट कहते हैं, स्वांगाकारी। फिर है मैंग्रोव वनस्पति में जड़ें परिवर्तित होकर विशेष प्रकार की पेग लाइक खूंटीनुमा आकृति की मूल न्यूमेटोफोर का निर्माण करती हैं। इन्हें श्वसन मूल भी कहते हैं। ये भूमि के ऊपर आ जाती हैं तथा इनके वायु भाग में अनेक छिद्र होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं, जैसे राइजोफोरा एबीसिनिया। जड़ें प्राय रेशेदार, अशाखित और अपस्थानिक प्रकार की होती हैं और सामान्यतः छोटी होती हैं। फिर आता है स्टेम। इन पौधों में तने प्राय लंबे, पतले, मुलायम तथा स्पंजी होते हैं। पोटेमोजिटोन इलोडिया हाइड्रिला जैसे निमग्न जलीय पौधों के तने स्पंजी, गोल और लचीले होते हैं। स्वतंत्र तैरने वाले पौधों से तने बहुत ही अल्प विकसित होते हैं। प्लवमान जैसे लेमना, साल्विनिया एजोला। फिर आता है कुछ प्रकार के जलोद्भिद जो अपना संपर्क जड़ों के द्वारा पेंदे की मृदा से बनाए रखते हैं। इनके स्तंभ रूपांतरित होकर राइजोम या रनर के रूप में होते हैं, जैसे निम्फिया, नीलंबो आदि। फिर आता है पत्तियां, लीव्स। जलीय प्लवमान पौधों में पत्तियां सामान्य रूप से लंबी, बेलनाकार, गहरे रंग की, पतली, चिकनी होती हैं। निमग्न पादपों में पत्तियां पतली धागे के समान तथा कटी फटी होती हैं, जिससे जल तरंगों के हिलने डुलने में प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता, जैसे पोटेमोजिटोन, सिरेटोफिलम नाजास तथा वेलिस नेरिया में तो लंबे रिबन के समान होती हैं। निम्फिया और नीलंबो जैसे प्लवमान पौधों की पत्तियां बड़ी, सरल, पूर्ण विकसित और कटी फटी नहीं होती, परंतु इनकी पत्तियों की ऊपरी सतह पर वैक्स के समान पदार्थ की एक मोटी परत होती है, जिसके कारण पत्ती पर जल का रासायनिक और भौतिक आघात का प्रभाव नहीं होता। यानी पहले में धागे के समान, जिससे कि जल तरंगों के हिलने डुलने में प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता। दूसरे में वैक्स के समान पदार्थ की मोटी परत, जिससे कि उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है पत्ती पे। फिर है ऐसे प्लवमान पौधे जो जड़ों के द्वारा पेंदे की मृदा में स्थित रहते हैं तथा पत्तियां विशेष बड़ी होती हैं। इनमें वृंत लंबा और लचीलेपन गुण वाला होता है। इस वृंत की अनियमित वृद्धि की क्षमता होने के फलस्वरूप सदैव जल की सतह पर तैरती रहती हैं, जैसे निम्फिया। आइकोनिया, पिस्टिया, सिंघाड़ा इनमें स्वतंत्र प्लवमान पौधे में पत्तियां गुच्छों में रहती हैं। इनका पूर्ण वृंत फूला रहता है। कुछ निमग्न पौधों की पत्तियों में द्विरूपता का लक्षण पाया जाता है। एक ही पौधे में दो प्रकार की पत्तियां मिलती हैं। इसे
विषम प्रणता कहते हैं, जैसे लिम्नोफिला, हिट्रोफिला, रेननकुलम, एक्विटेलिस। इन पौधों में जल के अंदर रहने वाली पत्तियां अत्यंत पतली और शाखित होती हैं तथा जल के बाहर रहने वाली पत्तियां चौड़ी, गोल, पूर्ण विकसित व बिना कटी-पटी होती हैं। फिर आता है परागकण, फल और बीज। जलोद्भिद प्लांट्स में परागण, फल और बीजों का प्रकीर्णन जल के माध्यम से होता है। इनके फल व बीज भार में हल्के होने से जल की सतह पर आसानी से तैर सकते हैं। जलीय पौधों में पुष्प जल की सतह पर या जल के बाहर बनते हैं, परंतु वेलिसनेरिया में नर पुष्प जल के अंदर ही रहते हैं। जो पुष्प बाहर निकले रहते हैं उनका परागकण और प्रकीर्णन वायु या अन्य प्राणियों के द्वारा होता है, लेकिन जल में रहने वाले पुष्पों का जल या जल में रहने वाले प्राणियों द्वारा संपन्न होता है। फिर आता है रिप्रोडक्शन। अधिकांश पादपों का रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव प्रकार का होता है। कुछ पादपों में जनन विशेष विधियों से होता है, जैसे विखंडन से, जिसमें इलोडिया बता सकते हैं। और जलीय पौधे प्राय बहुवर्षीय होते हैं। ये थे आकारिकीय अनुकूलन।